अडानी ग्रीन एनर्जी, जब भी इस स्टॉक का नाम निकल कर आता है तो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो, डोमेस्टिक हो, एचएनआईज हो या फिर रिटेल कैटेगरी हो, हर कोई इंटरेस्टेड रहता है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि जो ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स है या फिर उससे जुड़ा हुआ जो पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो अगले 15 से 20 साल तक बहुत ज्यादा बूम के अंदर रहने वाला है और हमारी भारत सरकार भी अग्रसर है भारत को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाने के लिए। तो इस वजह से ये सेक्टर बूम के अंदर जाने वाला। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोजेक्ट किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा, वो प्रोजेक्ट जो है वो छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं होता और उसके अंदर लाखों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, अरबों रुपए खर्च होते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये कि इतना सारा पैसा कौन देगा सर? क्योंकि आने वाले समय पे और भी बहुत सारे लोग इस सेक्टर के अंदर आने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए पैसा जनरेट करना, उनको पैसा देना, वो कौन करेगा? क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो बढ़ते जाएंगे। अगर प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे तो पैसा कौन देगा? इस तरह की कंपनी निकल कर आती है जिसका नाम है इरेडा, जिसका आईपीओ आने वाला है 21 नवंबर को और ये आईपीओ 23 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। अब ये समझ लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है, उसका ग्रीन एनर्जी से आखिर लिंक क्या है। इस आईपीओ का नाम है इरेडा, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, ये एक एनबीएफसी कंपनी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए, यानी कि ये है कि ये बैंक नहीं है लेकिन बैंक की तरह ही काम करती है। अब ये काम कैसे करती है? जो भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई है वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स और भी करेगी, तो उन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा लाना होगा। तो इस तरह की कंपनी ऐसी कंपनीज को पैसा देती है उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। अब जिससे बैंक आपको पैसा देता है उसके बदले में ब्याज से आपसे पैसा कमाता है, ठीक ये कंपनी भी इसी तरह से पैसा कमाती है। अब जैसे बैंक की बात करते हैं तो बैंक्स के अंदर बोरोविंग्स अच्छी खासी होती है क्योंकि उनका काम ही लोन देने का है। ठीक इसी प्रकार ही इस कंपनी के पास भी बोरोविंग्स आपको अच्छी खासी दिखाई देगी, लेकिन अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स इसके काफी अट्रैक्टिव है। तो इसके फाइनेंशियल्स की ओर चलते हैं। अब अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके एसेट्स, इसका रेवेन्यू और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसिस्टेंटली बढ़ता है। 2021 से लेकर के 2023 तक इसकी जो ग्रोथ है ये रेवेन्यू में वो 31% की है और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 149%। अब वहीं अगर आप रिसेंट में जो अभी टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ है उसका फाइनेंशियल्स देखेंगे तो उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 और 2023 तक 161% की ग्रोथ आई थी और इसकी 149% की ग्रोथ। अब देखिए दोनों ही सेक्टर अलग है, लेकिन यहां पर मैं ये समझाना चाहता हूं कि इसके फाइनेंशियल्स जो है वो काफी अच्छे हैं, काफी अट्रैक्टिव है आईपीओ की दृष्टि से भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की दृष्टि से। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। ये आईपीओ 21 नवंबर को ओपन होगा, 23 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अब अगर इसके प्राइस बैंड की बात करें वो 30 रुपए से मैक्सिमम प्राइस बैंड 32 रुपए तक रखा गया है। उसका लॉट साइज 460 शेयर्स का। अब चूंकि अगर इसके मैक्सिमम प्राइस बैंड की बात करें तो वो 32 रुपीज है और इसका अगर मैं पीई की बात करूं तो वो 8.47 निकल कर आता है। यानी कि ये कंपनी बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशन पर भी नहीं आ रही, बहुत सस्ती वैल्यूएशन पर भी नहीं आ रही, एक डिसेंट वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आने का प्रयास। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी और आपने देखा पिछले कुछ सालों के अंदर गवर्नमेंट कंपनियों ने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा खासा रिटर्न बना कर दिया है। केवल इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस जैसे कि एलआईसी निकल कर आती है। इसके अलावा अगर मैं इसके आरओई की बात करें या फिर रिटर्न और नेटवर्थ की बात करें तो वो दोनों ही 15.44% निकल कर आते हैं, जो कि काफी ठीक ठाक दिखाई देते हैं। अब अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कुछ सोर्सेस का ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 से 25% के आसपास निकल कर आता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आईपीओ स्टॉक मार्केट से वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब